हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। कल बहुत सारे टीचर्स से मैं बात कर रहा था और मैंने बहुत क्लियरली उनसे ये कह दिया था कि बांग्लादेश वाली स्थिति होने वाली है। वो स्थिति हो चुकी है। नेपाल का पार्लियामेंट धू धू करके जल रहा है। केपी शर्मा ओली वो कभी भी नेपाल छोड़ के भाग सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को स्ट्रीट में दौड़ा के मारा जा रहा है। दोस्तों, ये फिर से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है और समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है कि ये किस टाइप का रेवोल्यूशन। आप देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग जल रही है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, शेख हसीना जब गई थी तो उनके कपड़े, उनके प्राइवेट जो कपड़े होते हैं, उनको लेके लोग फोटो खिंचा रहे थे। वहां से डक्स लूट के जा रहे थे। ऐसी हरकतें। और ध्यान से देखिए, दिस इज नथिंग बट अ रिपीट। एक रिपीट है एक पैटर्न का। मेक अ डील और रिस्क योर थ्रोन, नेपाल्स किंग वांड। फिर से केपी शर्मा ओली, एक चाइनीज पपेट को धक्के मार के निकाल दिया गया है, क्योंकि केपी शर्मा ओली अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज को रोकना चाह रहे थे, उनको रेगुलेट करना चाह रहे थे। जस्ट इमेजिन, आज भारत के लिए एक रेड डे है, एक क्लियर रेड वार्निंग है कि सुधर जाइए। ये वार्निंग एससीओ के बाद आई है। सारे डॉट्स को कनेक्ट करिए। आप व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग करते हैं, आप शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करते हैं। आज जयशंकर साहब ब्रिक्स के एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, लूला के साथ बैठे थे, व्लादिमीर पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमालयाज के ट्रिप पे हैं। बहुत जल्द वो मणिपुर भी जाने वाले हैं। बट आप सोचिए, भारत के ऊपर कितने सारे एक्सटर्नल पुश एंड पुल हैं। शिवरूर लिखते हैं, नेपाल्स पार्लियामेंट राइट नाउ 36 आवर्स ऑफ यूथ अपराइजिंग, पीएम केपी शर्मा ओली रिजाइंस। मैंने आपको दो टूक बोला था, कुछ लोगों को इससे दिक्कत होगी। बांग्लादेश इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। नेपाल इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। छोटी कंट्रीज, इनकी जो मैं कहूंगा बार्गेनिंग सोवरेनिटी है, ये हमेशा चाइना और अमेरिका के बीच में फंसे रहती है। 33% इंडिया, 33% चाइना, 33% अमेरिका। याद रखिए, इसके अलावा पाकिस्तान, रशिया, ये सब खेलते हैं इस रीजन में। सोचिए जरा, नेपाल फाइनेंस मिनिस्टर, जो आदमी चोरी कर करके मोटा हो गया है, तंबू की तरफ फूल गया है, उसे दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। क्यों बताए? ये जेंजी की बात नहीं है, ऑब्वियसली हेवी करप्शन है। बहुत क्लियरली आप इसे बता सकते हैं कि लोग जो पावर में होते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई देखिए, उनकी जागीर है और जितना लूट सकते हो लूट लो। उसके बाद अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जगह घुमाओ, अच्छी अच्छी जगह ट्रिप्स करते हैं। बिना पढ़े लिखे वापस पॉलिटिक्स में री एंटर करते हैं। जनरली इनकी डिग्रीज कोलंबिया, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से होती है। तो ऐसे अनपढ़ लोगों को जब पावर में देखते हैं तो नॉर्मल बच्चे वो गुस्से में रहते हैं। बट इसमें कहानी डीपर है। गुस्से में तो इंडियंस भी रह सकते हैं, गुस्से में तो अमेरिकन भी रहते हैं। बट ये गुस्सा स्ट्रीट एंगर में कैसे बदलता है? ये बदलता है थ्रू हैशटैग, थ्रू ट्रेंड, थ्रू सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के ऊपर ही अगर कार्रवाई होने वाली हो तो उससे पहले ही एंटी करप्शन मूवमेंट बिल्डअप हो जाता है। और ये एंटी करप्शन मूवमेंट किसके लिए बिल्डअप होता है? ताकि रिजीम को क्लियर वार्निंग दे दी जाए। बट उसके बाद भी रिजीम नहीं मानती। एक दिन के लिए जब सोशल मीडिया रोका जाता है तो काम हो जाता है। नेपाल पीएम ओलीज हाउस अटैक्ड अमिड्स द प्रोटेस्ट। नेपाल प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस एज एंटी करप्शन प्रोटेस्ट। अब ये एंटी करप्शन प्रोटेस्ट है, इसमें नेपाल जेंजी प्रोटेस्ट है, इसमें नेपो किड्स प्रोटेस्ट। बट यहां पे कोई नहीं कहेगा कि कोई एक्सटर्नल प्लेयर खेल रहा था। चलिए देखिए, नेपाल जेंजी प्रोटेस्ट लाइव, पीएम ओली में लीव कंट्री। भाई वो कंट्री तो तभी लीव कर पाएगा जब कोई ना कोई एजेंसी उसे मदद करेगी। क्या चाइना मदद करेगा? क्या भारत मदद करेगा? क्या पाकिस्तान मदद करेगा? या अमेरिका ही मदद करेगा? क्योंकि ये जो रेवोल्यूशंस होते हैं सो कॉल्ड, ये यूक्रेन में भी हुए और इतनी सारी अरब स्प्रिंग की हिस्ट्री देख लीजिए, किसने कराई? कौन सी सोशल मीडिया जायंट्स थी? टॉपल द गवर्नमेंट, नेपाल जेन जी। इतनी पावर आ गई और इतनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ आ गई जेन जी में, जो पूरे दिन ट्विटर पे बिजी रहते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे होते हैं और टिकटॉक कर रहे होते हैं। उनमें अचानक से इतनी ज्यादा पॉलिटिकल सेंसिटिविटी आ गई, इतनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, इतनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस आ गई कि आके वो सीधा सीधा अपनी सरकार को हिला देते हैं। अगर ये, जनरली मैं बोल रहा हूं आपको, अगर ये जॉबलेसनेस से रिलेटेड प्रोटेस्ट होते जिसमें 25 साल से 32 साल के लोग होते तो ये ज्यादा, मैं कहूंगा तो आप उसमें ये बोल सकते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती। बट जेंजी, कैन यू इमेजिन जेंजी कि जेंजी स्ट्रीट पे उतर के भाई टॉपल कर रहा है अपनी सरकार को, क्योंकि भाई करप्शन है और नेपो किड्स आ रहे हैं। आई डू नॉट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। और मैं आपको ये बोलता हूं, हो सकता है आप मेरे से डिसएग्री करते हैं, एंड आई लव इट। आप डिसएग्री करिए,
बट याद रखिए, मैं आपको कुछ प्रिडिक्शंस दे रहा हूं। ये सेम कहानी आसपास हुई है और इसीलिए वेट फॉर 1 ईयर। बांग्लादेश को भी मैंने यही कहा था, 1 साल अपने आप को खुद देखिए कि डेमोक्रेसी मिली है या शगुफा। तो एंड में उन्होंने बोला भाई हमें तो यूनुस मिला है जो कि बहुत बड़ा एक पपेट और शगुफा है। तो अब देखिए नेपाल में एंड में आता कौन है? क्या ये मोनार्की के डायरेक्शन में जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। जिन लोगों ने ये सारा काम किया है वो मोनार्की के डायरेक्शन में थोड़ी ना जाने देंगे, अपने कल्चरल रूट्स की तरफ थोड़ी ना जाने जाएंगे, गुड गवर्नेंस की तरफ नहीं दे जाने देंगे। दे वांट अ फ्रैक्चर्ड कोलिशन ओरिएंटेड सरकार, और एक ऐसी सरकार जिसका बटन कहीं ना कहीं गोरे दबा सकें और इंडिया को थ्रेटन भी कर सकें। याद रखिए, यहां पे दो गेम पैरेलली चलते हैं। एक, एग्जिट ऑफ चाइना। ये एग्जिट ऑफ चाइना आज बलूचिस्तान से हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से हो रहा है, कराची, सिंध और पाकिस्तानी पंजाब से हो रहा है, ये म्यांमार में हो रहा है। तो एक चाइना एग्जिट फॉर्मूला तो है, बट इसके साथ थ्रेट इंडिया ऑल्सो, कि इंडिया की अंडरबेली के पड़ोस में एक छोटी कंट्री को पकड़ो और इंडिया को परेशान करो। जरा आसपास देखिए और यहां पे जर्मन मॉडल को आप समझ पाएंगे। जर्मन मॉडल वाले लोग बोलते हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो गई है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। यहां पे इंटेल गेम्स चल रहे हैं। दिस इज अ प्योर ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन कहां कहां हुए? पड़ोस में देखिए, पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ भाई? पाकिस्तान में इमरान खान को हटाया गया और कौन आया? हां, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर इतना इंपॉर्टेंट था कि उसने पहलगाम किया, उसके बाद पिटाई हुई और उसके बाद देखिए सपोर्ट कहां से आया। हर जगह से ये इंफॉर्मेशन, चाइना ने मदद की, अमेरिका ने मदद की, हमने वॉर रुकवा दी, ये सारी कहानियां हुई। अब देखिए नेपाल। नेपाल में आपने रिसेंटली कांड देख लिया। श्रीलंका, श्रीलंका में भी सेम कहानी 2023। बांग्लादेश 2024 शेख हसीना के साथ, और म्यांमार 2021 म्यांमार मिलिट्री कू। उसके बाद हुआ क्या है? यहां पे एक ही आंसर है। चाइना ने जो ग्रिप बना रखा था, इंडिया ने जो ग्रिप बना रखा था, उसे बाहर निकाला गया है। मतलब दिस इज क्लियरली एन एग्जिट, अ थ्रोइंग आउट ऑफ चाइना एंड अ पुश आउट ऑफ इंडिया टू थ्रेटन चाइनीज प्रोजेक्ट्स एंड टू थ्रेटन द नेशनल सिक्योरिटी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये क्लियर वार्निंग ऑन द वॉल है। और इसीलिए जो मूर्ख बिना पढ़े लिखे ये कहते हैं कि भाई देखिए इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो गई है, नहीं। इंडिया के आसपास बड़े दो प्लेयर्स, वो हर कंट्री में बहुत बुरी तरीके से, और अब ये गेम चेस का नहीं है, ये अब चाइनीज चेकर्स का नहीं है। ये गेम अब फुल ऑन एक इंटेल वर्सेस इंटेल वॉर चल रही है। इसमें एनजीओस, फ्रंट्स, प्रोटेस्ट, सब कुछ इन्वॉल्व होगा। पैसा बाहर से आएगा और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट्स बनेंगी, और इंटरिम गवर्नमेंट्स क्या करेंगी? आपकी हिस्ट्री को इरेज करेंगी। अब देखिए, खुद अमेरिकन ऑथर्स ये लिख रहे हैं, इज द यूएस रियली प्लानिंग अ प्रॉक्सी वॉर इन रियली? अच्छा, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, हाउ 3 इंडियन नेबर्स इरप्टेड इन लास्ट 3 years। अब देखिए, संजीव सान्याल साहब ये कहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वन थिंक्स ऑफ पीएम ओलीज रेजिम, आई डू नॉट थिंक पॉजिटिवली। इंडिया में कोई पीएम ओली को सपोर्ट नहीं करता, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूं। बट हम एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव आपको देते हैं। थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव ये है कि ओली हो या प्रो इंडियन गवर्नमेंट हो, इनके पास सोवरेनिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि चाइना, अमेरिका बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो इस रीजन में खेल रहे हैं। तो आप अगर बोलते हैं ना कि आपकी इकोनॉमी टूरिस्ट डिपेंडेंट है, नहीं, आप बोलिए यूरो और डॉलर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, जिसको कभी भी स्क्वीज किया जा सकता है, चाबी लगाई जा सकती है। एनजीओ पे ध्यान दीजिए। भारत को बहुत सतर्क होने की जरूरत है। एक दूसरी वीडियो इंडिया फर्स्ट पे लेके आऊंगा, आपको पैटर्न्स, डॉट सारे कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे भारत में अलग अलग टाइम पे रिसेंट 10-12 साल में ऐसे ऑपरेशंस चलाने की कोशिश हुई है। पता नहीं भगवान का क्या आशीर्वाद है कि इंडिया को बचा लिया, पता नहीं भारत सरकार ने इसे कैसे मैनेज किया, कैसे, हाउ डिड वी स्टॉप फ्रॉम बीइंग दिस वायलेंट। क्योंकि हर बार जब प्रोटेस्ट हुआ है, गोलियां चली हैं, और गोलियां चलने के बाद आग लगी है, बिल्डिंगें फूंक दी गई हैं, और उसके बाद रजीम को भागना पड़ा है। क्या भारत में भी इसकी कोशिश की गई है? अलग अलग मतलब समय में आप स्मार्ट हैं, बट इसके लिए एक सेपरेट डिस्कशन हम जरूर करेंगे। ये याद रखिएगा, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड। नेपाल गर्त में जाने वाला है, गड्ढे में जाने वाला है। ना पैसा मिलेगा, ना नौकरी, ना इकोनॉमी, ना जॉब्स, कुछ नहीं। नाउ इट्स प्योर क्राइसिस। और ये मैं तब बोल रहा हूं जबकि ओली की सरकार और भारत के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तब भी आई एम सेइंग, स्टेबिलिटी से एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी की तरफ वॉक करता हुआ नेपाल आपके सामने है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा अवेयरनेस के लिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत। और हम सबको यूनाइटेड रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे कोई भी पैटर्न्स दिखते हैं, मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच।